हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञानेशन क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानेशन क्लासेस पर। इस समय हम सवार हैं रॉकेट पर और हम कर रहे हैं रॉकेट रिवीजन फॉर इंग्लिश फॉर 10th क्लास। इसके अगले सेक्शन में हम अब करने जा रहे हैं, ऑलरेडी पोएम्स हम करवा चुके हैं, उन्हें आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं और हमारे चैनल के ऊपर उनको देख सकते हैं। अब हम आगे करने जा रहे हैं नेक्स्ट रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन। स्टार्ट कर रहे हैं हमारा विदाउट एनी इंट्रोडक्शन, स्टार्ट कर रहे हैं हमारा राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है हमारा लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में हम जो करते हैं, हमारे कौन से लेटर है, हमारे जो लेटर्स है इसमें, वो हमारे सिलेबस में हमारे पास है लेटर्स में ऑफिशियल लेटर्स, ऑफिशियल या फॉर्मल लेटर्स जिनको हम बोलते हैं। तो हमारे पास फॉर्मल लेटर्स का एक ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मल लेटर्स हैं। फॉर्मल लेटर्स सबको मालूम है कौन कौन से हैं। Write a letter to the editor, write a letter to some booking order, write letter for some demand, write letter for some request, write letter for some complaint। ऐसी कोई भी जो हम ऑफिशियली किसी ऑफिशियल पर्सन को लिखते हैं या किसी ऑफिस की तरफ लिखते हैं या हम किसी सीनियर अथॉरिटी को लिखते हैं, तो सारे के सारे लेटर हमारे फॉर्मल लेटर में जाते हैं। उन सबका फॉर्मेट ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, सभी का फॉर्मेट एक जैसा है और उनका जो बेस्ट फॉर्मेट है वो हम आपको देने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेटर्स जो हम बीच बीच में डिस्कस करेंगे कि किस लेटर में क्या चीज लिखी जाएगी। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो ये भी आपको एक लेटर बनाने के लिए फुल कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आप लेटर्स को प्रॉपर तरीके से बना पाएंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट। सबसे पहले ऊपर क्या आएगा, सेंडर्स एड्रेस। यहां पे आपको एग्जांपल दिया है 1 2 3 XYZ कॉलोनी न्यू दिल्ली समथिंग। यहां आपको पहले तो एड्रेस लिखना है जिसने सेंडर यानी कि जिसने लेटर लिखा है। नॉर्मली बच्चे इसके ऊपर नाम भी लिख देते हैं, लिख सकते हैं, बट लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि ऊपर नाम ना लिखें, क्योंकि नाम ऑलरेडी हमारा नीचे आएगा जहां हम लिखेंगे योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली, और यहां पर आपका नाम आने वाला है। तो इसलिए आपको नाम दो बार नहीं लिखना होता। जिसका नाम नीचे लिखा गया उसका डेजिग्नेशन, उसका एड्रेस ऊपर दिया गया, तो इसलिए आप ऊपर सिर्फ एड्रेस लिखें। सेंडर्स एड्रेस में बी केयरफुल कि आपको सेंडर्स एड्रेस जो दिया गया है, अगर आपको ऑलरेडी गिवन क्वेश्चन में जो पेपर में आपको क्वेश्चन दिया गया उसमें जो एड्रेस दिया हुआ है आपको वही यूज करना होता है। अपने तरफ से कोई एड्रेस आपको यूज नहीं करना होता है। अगर 1% केस वहां पर कोई भी एड्रेस नहीं दिया हुआ तो आप अपना एड्रेस नहीं लिखेंगे घर का, आप यहां पर लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली। तब आप एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली या जहां से भी आप पेपर दे रहे हैं उस सिटी का नाम लिख करके छोड़ देंगे। तो नॉर्मली वैसे सेंडर्स एड्रेस गिवन होता है, ऐसा पिछले सालों में नहीं हुआ कि सेंडर्स एड्रेस गिवन ना हो। तो सेंडर्स एड्रेस आपको जरूर गिवन होगा। तो एड्रेस लिखने के बाद आप लिखेंगे डेट। डेट लिखने का फॉर्मेट है कि आप पहले डेट लिखेंगे DD, यानी कि आप उस डेट को 2 डिजिट डेट को लिखेंगे। जैसे 12th है तो 1 2 लिखेंगे, 9 है तो 09 लिखेंगे, 31 है तो 31 लिखेंगे, फिर उसके बाद मंथ लिखेंगे। मंथ मींस किस मंथ में बन रहा है, जैसे कि आपकी जो डेट है वो होगी 15th फरवरी, तो वो बनेगा 1502 और ईयर 2025। तो आपका डेट लिखने का तरीका बनेगा 15022025। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15th Feb, 15 के ऊपर TH लगाएं, साथ में लिखे फरवरी के लिए FEB 2025। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस एड्रेस को। तो आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों तरह से आप अपनी डेट को लिख सकते हैं। इस डेट को लिखने के बाद आता है रिसिपिएंट्स एड्रेस, किसको भेज रहे हैं आप लेटर। यह भी आपका पेपर में गिवन होगा कि आपने किसको देना है। तो आप रिसिपिएंट एड्रेस में यानी एडिटर्स एड्रेस या जिसको आप ऑर्डर बुक कर रहे हैं, जिसके पास जिसको आप डिमांड भेज रहे हैं, जिसको आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उस अथॉरिटी का यहां पर एड्रेस आएगा। पहले डिजिग्नेशन आएगा, उसका डिजिग्नेशन मींस किस प्लेस वाले को आप लिख रहे हैं। आप एडिटर को लिख रहे हैं या प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, या आप अगर आपका शॉपकीपर है तो शॉपकीपर में किसको लिख रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को लिख रहे हैं, तो आपको उसकी पहले तो डिजिग्नेशन देनी पड़ेगी। डिजिग्नेशन मींस वो किस अथॉरिटी की प्लेस क्या है उस पर्टिकुलर एड्रेस में, जो उसकी पोजीशन है। जैसे आप टाइम्स ऑफ इंडिया में लिख रहे हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया में आप किसको लिख रहे हैं, एडिटर को। टू लिखने का यहां पर जरूरत नहीं होती है, पुराने वाले फॉर्मेट्स में होती थी, अब नहीं होती, कहीं कॉमा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, बस, कोई फुल स्टॉप नहीं है और कोई भी कॉमा नहीं है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट को आप बहुत शॉर्ट में लिखेंगे, यानी कि जो लेटर का आपको सब्जेक्ट मिला है, जो उसका टॉपिक है, वो आप सब्जेक्ट लिख के उसके आगे लिख देंगे। ब्रीफ अबाउट द पर्पस ऑफ द लेटर। यहां पर आपको बहुत ही शॉर्ट में, ब्रीफ मींस वेरी शॉर्ट में,
आपको पर्पस ऑफ द लेटर लिख देना है, उस लेटर का पर्पस लिखना है। जैसे एग्जांपल में आपको दिया गया कि आपको एडिटर को पॉल्यूशन के लिए, जो सिटी के अंदर पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, उसकी कंप्लेंट करनी है। राइजिंग पॉल्यूशन जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं हमेशा बच्चों को यह जरूर सजेस्ट करूंगा कि पॉल्यूशन के ऊपर आप जरूर 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 पॉइंट्स प्रिपेयर कर लें, क्योंकि दिल्ली की आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है पॉल्यूशन है। राइजिंग पॉल्यूशन लेवल्स इन द सिटी, सिटी में जो राइजिंग पॉल्यूशन लेवल्स है वो सब्जेक्ट है आपका, तो आप शॉर्ट में सब्जेक्ट को लिख देंगे। नेक्स्ट, उसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मींस आप उसको संबोधित करेंगे, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं उसके लिए एक संबोधन देंगे, यहां पर रिस्पेक्टफुल ग्रीटिंग देंगे। रिस्पेक्टफुल ग्रीटिंग में आप रिस्पेक्टेड सर, ऑब्लिक रिस्पेक्टेड मैडम, कुछ भी लिख सकते हैं। रिस्पेक्टेड वर्ड नहीं भी यूज करना चाहते तो आप सर और मैडम लिख के डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि हम यहां पर रिस्पेक्टेड वर्ड लिखें, लेकिन अगर आप लिख देंगे तो अच्छा रहता है। अगर आप नहीं भी लिख रहे तो भी आप सर और मैडम लिख करके स्टार्ट कर सकते हैं। इन वर्ड्स के साथ डियर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सर और मैडम के साथ डियर वर्ड यूज नहीं किया जाता। कई बार बच्चे गलती से इसका इस्तेमाल कर देते हैं, वो ठीक नहीं है, टीचर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। उसके बाद आती है बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि लेटर के 3 पार्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, उसमें 3 पैराग्राफ्स आपको बनाने होते हैं, पैराग्राफ 1, 2 एंड 3। जो आपकी मेन कंटेंट है, यानी कि जो मेन आपने लिखना है उसके बारे में, वो आप सारा का सारा पैराग्राफ 2 में लिखेंगे। एक्सप्लेन द इशू इन डिटेल्स, जिस इशू की आप बात कर रहे हैं वो डिटेल्स में यहां पर डालेंगे। ऑर्डर है या कोई भी चीज है, जो भी चीज है, ऑर्डर है, कंप्लेंट है, डिमांड है, रिक्वेस्ट है, कुछ भी है, उसकी सारी डिटेल्स जो है वो आप यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। साथ में एग्जांपल्स देंगे, फैक्ट्स देंगे, जो भी उससे रिलेटेड तथ्य हैं, जो उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शंस है, वो सारी डालेंगे। और कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मींस जितने भी परिणाम है, जितने भी उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं, वो सब पॉसिबल रिजल्ट्स यहां पर डाल देंगे। ये सेकंड पैराग्राफ के अंदर करेंगे। मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो सेकंड पैराग्राफ है। फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ आपको 2-2 लाइनों में लिखना है। 2 लाइनों में फर्स्ट पैराग्राफ, 2 लाइनों में थर्ड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ जो आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, जो कि एग्जैक्टली सर मैडम के नीचे आएगा, मेंशन द इशू एंड व्हाई यू आर राइटिंग। जो इशू आपने यहां लिखा था, राइजिंग पॉल्यूशन लेवल्स इन द सिटी, उसे थोड़ा सा 2 लाइनों में यहां पर लिख देंगे। जैसे कि आप पॉल्यूशन वाले में लिखेंगे, एज वी नो दैट द पॉल्यूशन इन द सिटीज आर राइजिंग एंड ओवर पॉल्यूशन लेवल्स आर, आप उसका कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं। आप शॉर्ट में यहां पर सिर्फ 2 लाइनों में उस टॉपिक को यहां पर बता देंगे। फिर उसके बाद सेकंड पैराग्राफ के अंदर पूरी डिटेल करेंगे, जैसा कि मैं बता चुका हूं। थर्ड पैराग्राफ में अगर आपको कोई सजेशन देनी है, सजेस्ट सॉल्यूशन, रिक्वेस्ट एक्शन एंड थैंक द एडिटर। आप यहां पर कोई सोल्यूशन, अगर आप कोई सोल्यूशन सजेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप इस वाले केस में आप कोई कोई सोल्यूशन देंगे, उसके अंदर सजेशन आप जैसे डालेंगे। रिक्वेस्ट एक्शन, अगर आपने कोई ऑर्डर बुक किया है तो उसके लिए आप जो रिक्वेस्ट, कैसे आपको वो ऑर्डर पहुंचाया जाए, कब पहुंचाया जाए, आप बिल कैसे पे करेंगे, बिल के साथ आपको क्या चीज चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, उनको आप यहां पर रिक्वेस्ट एक्शन में डालेंगे। 2 मैक्सिमम 3 लाइंस में। और लास्ट में आप करेंगे थैंक द एडिटर। जिसको भी आपने लेटर लिखा है उसको थैंक यू जरूर बोलेंगे, चाहे भले आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, आप उसको थैंक यू जरूर बोलेंगे, क्योंकि उसने आपका पूरा लेटर पढ़ा है और इस लेटर पे वो नेसेसरी एक्शन भी लेगा। इसके बाद लास्ट में, क्लोजिंग में, नीचे आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली। हर एक के साथ, सभी के साथ आप योर्स ट्रूली लिख सकते हैं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको कोई भी उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं यहां पर सिग्नेचर, और सिग्नेचर के बाद आ जाता है ब्रैकेट में नाम। तो यहां पर आप सिग्नेचर करने के बाद नीचे नाम लिख देंगे। इस लेटर में लिखे जाने वाली इंपॉर्टेंट लाइंस, स्टार्टिंग में क्या इंपॉर्टेंट लाइंस होनी चाहिए, एंड में क्या इंपॉर्टेंट लाइंस होनी चाहिए, अगर आप ये भी रट्टा मार लेंगे, अगर आप इतना भी कर देते हैं, और वो इंपॉर्टेंट लाइंस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, श्योर शॉर्ट लाइंस में आपको बताने जा रहा हूं, ये लाइनें अगर आप लिख देते हैं, तो भी आपको समझ लो कि अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर तो आपको जरूर मिल जाएंगे। भले आपने बॉडी में ज्यादा कुछ अच्छा नहीं भी लिखा है, तो भी टीचर आपको 2.5-3 नंबर दे देगा। तो आपकी वो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, चमत्कारी लाइंस जो है वो आपकी हैं, ये लाइनें आपके पास रहेंगी। इसमें ओपनिंग लाइन से इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, एडिटर को लिख रहे हैं तो लिखेंगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। आप अपने इस जाने माने, एस्टीम मींस जाने माने, न्यूज़पेपर के कॉलम से, यानी जो मैं आपको लिख रहा हूं वो आप अपने उस फेमस न्यूज़पेपर के कॉलम्स के जरिए, इसके जरिए, इस कॉलम्स के जरिए, जो आपका जाना माना न्यूज़पेपर है उसके इस कॉलम के जरिए, आई विश टू ड्रॉ अटेंशन, मैं ध्यान खींचना चाहूंगा, किसका, अथॉरिटीज का, टुवर्ड्स द पॉल्यूशन प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है उसको आप लिखना शुरू कर देंगे धड़ल्ले से। सेकंड लाइन, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न अबाउट
अ प्रेसिंग इशू दैट अफेक्ट्स अस ऑल। ये लाइन आप बहुत अच्छी लाइन है, आप लिख सकते हैं आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस, मैं लिख रहा हूं एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए, प्रकट करने के लिए अपना डीप कंसर्न, मेरा जो गहरा कंसर्न है, मैं इस समय इस टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हूं, इसलिए मैं डीपली कंसर्न्ड होते हुए अब मैं अपनी व्यूज जो है, अपने विचार जो है प्रकट कर रहा हूं आपके इस कॉलम से अबाउट अ प्रेसिंग इशू, एक ऐसे इशू के बारे में जो बहुत प्रेसिंग है, प्रेसिंग यानी कि डिमांडिंग है, बहुत ज्यादा इस समय उसकी जरूरत है उस इशू पे बात करने की, प्रेसिंग इशू पे दैट अफेक्ट्स अस ऑल, जो हम सबके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्ट रट्टा मार सकते हैं और डायरेक्ट इन लाइनों को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट इज हाई टाइम वी एड्रेस द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ, इट इज द हाई टाइम, ये एक बहुत अच्छा समय है और ये बहुत इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है, समय की डिमांड है इस समय, ये बहुत जरूरी टॉपिक है कि इट इज हाई टाइम वी एड्रेस द ग्रोइंग प्रॉब्लम, कि हम सब मिलकर के एड्रेस करें यानी कि हम इस प्रॉब्लम के बारे में बात करें। ये जो ग्रोइंग प्रॉब्लम, बढ़ती हुई प्रॉब्लम है किसकी, कूड़े की ढेर की, ग्रोइंग पॉल्यूशन और समथिंग एल्स, कुछ भी आप जो लिख रहे हैं वो डाल सकते हैं। और इसका नेक्स्ट लाइन जो इंपॉर्टेंट है, जो आप फर्स्ट लाइन में यूज कर सकते हैं, ओपनिंग लाइन, द इशू ऑफ या टॉपिक ऑफ, द इशू ऑफ टॉपिक हैज बीन नेग्लेक्टेड फॉर टू लॉन्ग। जस्ट टॉपिक क्या है यहां पर आपका, टॉपिक पॉल्यूशन, द इशू ऑफ पॉल्यूशन हैज बीन नेग्लेक्टेड फॉर टू लॉन्ग। ये जो इशू है, ये जो बात है, ये जो वाद विवाद है, जो विचार विमर्श का टॉपिक है, कौन सा टॉपिक, पॉल्यूशन, हैज बीन नेग्लेक्टेड, इसे बहुत देर तक नेग्लेक्ट किया गया, ध्यान नहीं दिया गया, फॉर टू लॉन्ग, लंबे समय से, इसलिए एंड आई अर्ज इमीडिएट एक्शन, इसीलिए मैं इस पे जोर देता हूं, इमीडिएट एक्शन, अर्ज मींस मैं उकसाता हूं या मैं जोर देता हूं, इमीडिएट एक्शन, जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, एंड सो ऑन, फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये बहुत ही अच्छी लाइन है एडिटर को लिखने के लिए, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक उत्तरदायी सिटीजन होने के नाते आई फील कंपेल्ड, मैं अपने आप को मजबूर महसूस करता हूं, मैं अपने आप को महसूस करता हूं कि मुझे करना ही चाहिए, कंपेल्ड टू हाईलाइट एन अर्जेंट मैटर, कि मैं हाईलाइट करूं इस अर्जेंट मैटर को, कौन सा अर्जेंट मैटर, ऑफ पॉल्यूशन। उसके बाद अपनी लाइन को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये स्टार्टिंग की लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 4 या 5 लाइनें हैं जिससे कि आप ये कर सकते हैं। इसके बाद ओपनिंग लाइन के बाद हमारे पास है एंडिंग लाइंस या मिडल सेक्शन। पहले हम मिडल सेक्शन की बात कर रहे हैं, एक्सप्लेनिंग द इशू। मिडल सेक्शन में जब आप इशू को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप क्या क्या कह सकते हैं, द सिचुएशन हैज रोजन, ये जो सिचुएशन है बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी है, रोजन मतलब खराब, बदतर हो चुकी है, ओवर टाइम, समय के साथ साथ, लीडिंग टू सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज सच एज, इससे लीडिंग टू सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज, जिसके कि बहुत भयंकर परिणाम हो रहे हैं, सच एज, जैसे कि, उसके बाद आप कॉन्टिन्यूशन कर सकते हैं क्या क्या परिणाम हो रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। फिर आपका रिसेंट इंसिडेंट्स हैव प्रूवन, अभी रिसेंट की यानी कि वर्तमान में हुई घटनाएं हैव प्रूवन, ये प्रूव कर चुकी हैं दैट इग्नोरिंग दिस प्रॉब्लम, कि इस प्रॉब्लम को इग्नोर करना इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन, अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया, हमें इस प्रॉब्लम को अब और लंबा इग्नोर नहीं कर सकते, हम इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। थर्ड लाइन, द लेक ऑफ प्रॉपर एक्शन बाय अथॉरिटीज, ये जो प्रॉपर एक्शन, द लेक ऑफ मींस कमी, किस बात की कमी, प्रॉपर एक्शन बाय द अथॉरिटीज, कि अथॉरिटीज ने जो प्रॉपर एक्शन नहीं लिया उसकी वजह से क्या हुआ, हैज ओनली मेड मैटर्स रोज, इसकी वजह से ये मैटर और ज्यादा खराब हो गया। तो आप उसको, ये कोई भी लाइन हो सकता है, आपको एक लाइन यूज करनी पड़े, 2 करनी पड़े, 3 करनी पड़े, इनको जोड़ जाड़ के आप अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन इज इफ इमीडिएट स्टेप्स आर नॉट टेकन, अगर अभी के अभी, इमीडिएट मींस शीघ्र, अति शीघ्र, जल्दी से जल्दी हमने कदम ना उठाए तो वी मे सून फेस इरिवर्सिबल डैमेज, हम जो सामना करेंगे या हमारे ऊपर आकर के पड़ जाएंगे इरिवर्सिबल डैमेज, ऐसे डैमेज हो जाएंगे जो इरिवर्सिबल हैं, जिनको आप रिवर्स नहीं कर सकते, यानी हम हमेशा के लिए तबाही का सामना करने लगेंगे, किस रूप में वो आप आगे लिख सकते हैं। एंड द लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट विच कैन बी यूज्ड इन द मिडल ऑफ द पैराग्राफ, सर्वेस एंड रिपोर्ट्स इंडिकेट, सर्वेस और रिपोर्ट्स ये इंडिकेट करते हैं ए सिग्निफिकेंट राइज इन पॉल्यूशन मेकिंग इट अ सीरियस कंसर्न, सर्वे और रिपोर्ट ये इंडिकेट करते हैं, ये दर्शाते हैं कि एक बहुत ज्यादा राइज यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है वो प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम या जो भी प्रॉब्लम, या नॉइस की प्रॉब्लम या कुछ भी और भी प्रॉब्लम,
जो प्रॉब्लम है वो लगातार बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मेकिंग इट सीरियस कंसर्न। और अब ये सभी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न वाली बात हो गई है। ये आप पैराग्राफ के बीच में 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन इकट्ठी यूज कर सकते हैं और उनसे आप अपने पूरे पैराग्राफ को बना सकते हैं। एंडिंग लाइंस जो होंगी वो ये होंगी क्लोजिंग लाइंस, जिसमें आपको कंक्लूजन यानी निष्कर्ष देना है दोबारा से, एंड कॉल टू एक्शन, और एक्शन लेने के लिए कहना है। किसको कहना है? अथॉरिटीज को, वाया द कॉलम ऑफ द एडिटर। उस एडिटर, उस न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए आपको अपना कॉल ऑफ एक्शन, कॉल टू एक्शन कहना है। यानी कि आपने अथॉरिटीज को कहना है कि वो इसका एक्शन ले और इस प्रॉब्लम को खत्म करें। आई होप दैट दिस लेटर विल एनकरेज, मैं आशा करता हूं कि यह लेटर उत्साहित करेगा, एनकरेज करेगा द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, इससे जुड़ी हुई अथॉरिटीज को यानी अधिकारियों को, टू टेक स्विफ्ट एक्शन, कि वो जबरदस्त एक्शन ले, स्विफ्ट मजबूत कदम उठाएं। किसके लिए? पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए, टू रिड्यूस द पॉल्यूशन। और इसलिए यूज हो सकती है लाइन, योर न्यूज़पेपर हैज ऑलवेज बीन ए वॉइस फॉर चेंज। ये एक बहुत बहुत खूबसूरत लाइन है जो लोग यूज करते हैं। योर न्यूज़पेपर हैज ऑलवेज बीन ए वॉइस, आपका न्यूज़पेपर जो है हमेशा जो आवाज बना है फॉर द चेंज, बदलाव के लिए जो आवाज उठती है वो आपके न्यूज़पेपर से उठती है। तो ये न्यूज़पेपर बदलाव की आवाज क्रिएट करता है। एंड आई रिक्वेस्ट यू, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं, टू हाईलाइट दिस इशू, कि आप इस इशू को हाईलाइट करें, बहुत ज्यादा उठा करके सबके सामने इसको हाईलाइट करके दिखाएं, डिस्क्राइब करें इस इशू को। एंड नेक्स्ट लाइन इज, इफ इट इज ओवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी बहुत अच्छी लाइन है। ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबकी मिलजुल करके, हमारा सबका उत्तरदायित्व है, ये हम सबकी ड्यूटी है कि हम सब मिलकर के टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, कि इस प्रॉब्लम के बारे में बात करें, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें, इसके इंपैक्ट्स के बारे में बात करें, बिफोर इट एक्सलेट्स फर्दर, इससे पहले कि ये एक्सलेट हो जाए। एक्सलेट मतलब होता है कि बहुत ज्यादा ऊपर चली जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाए फर्दर। इसीलिए हमें पहले, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलेक्टिव कि हम सब मिलकर इस पे बात करें। आई अर्ज द गवर्नमेंट एंड सिविक बॉडीज, मैं उकसाता हूं, मैं उत्साहित करता हूं, मैं अपनी तरफ से उनको भड़काने का काम करता हूं। मतलब भड़काना मींस मैं चाहता हूं कि वो जल्दी से जल्दी एक्शन लें। मैं अर्ज करता हूं, आई रिक्वेस्ट, आई अर्ज, मैं उनको इस बात के लिए प्रेरित करता हूं, द गवर्नमेंट एंड द सिविक बॉडीज, गवर्नमेंट को, सरकार को, और सिविक बॉडीज यानी उससे जुड़ी हुई अथॉरिटीज को मैं ये कहता हूं टू स्टेप अप, कि वो कदम उठाएं, आगे बढ़ें, एंड रिजॉल्व दिस मैटर, और इस मैटर को रिजॉल्व करें, यानी इसको सॉल्व करें, इस प्रॉब्लम को एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी। एंड द लास्ट लाइन इज, अ टाइमली इंटरवेंशन विल नॉट ओनली सॉल्व, अगर समय से हम इसमें इंटरवेंशन करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, यानी हम इसके अंदर बीच में घुस करके इस प्रॉब्लम के बारे में जब बात करेंगे, टाइमली इंटरवेंशन, समय पर इस प्रॉब्लम को अगर हम इंटरवेंशन करेंगे, यानी इसके अंदर इसके बारे में बात करना शुरू करेंगे, विल नॉट ओनली सॉल्व द प्रॉब्लम, ये सिर्फ इस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करेगा, ऑल्सो इंप्रूव द लाइव्स ऑफ मैनी, बहुत से लोगों की जिंदगियों को ये इंप्रूव भी कर देगा, अगर हम समय पर इसमें इंटरफेयर करके इस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और सॉल्यूशन ढूंढेंगे। और इसके बाद है हमारा, इसके बाद में हमने यहां पर अब लेटर के बारे में कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। जो भी आपका लेटर है वो फॉर्मल लेटर है, इसलिए कीप इट फॉर्मल एंड टू द पॉइंट, बिल्कुल फॉर्मल रखना है अपने लेटर को। लेटर को जरा सा भी पर्सनल नहीं बनाना, अपने बारे में आई कह के कोई बात नहीं करनी है आपको, क्योंकि अगर आप आई कह के कोई बात करते हो तो वो बात आपकी पर्सनल हो जाती है। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं बतानी है आपको, आपको सोसाइटी की प्रॉब्लम बतानी है, या अगर आपको रिक्वेस्ट, डिमांड या ऑर्डर करना है तो आपने सबकी तरफ से कलेक्टिवली करना है। इसलिए इस लेटर को पर्सनल नहीं करना, फॉर्मल, यानी बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना है। यूज क्लियर एंड पोलाइट लैंग्वेज, बिल्कुल क्लियर टू द पॉइंट बात कहनी है और बिल्कुल पोलाइट लैंग्वेज रखनी है। अपनी लैंग्वेज को हार्श नहीं करना है, अपनी लैंग्वेज को ऐसा नहीं करना जैसे आप उनको ऑर्डर कर रहे हैं। मेंशन द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को क्लियरली मेंशन करना है, उसके प्रभाव क्या होंगे वो मेंशन करने हैं, एंड पॉसिबल सोल्यूशन, और उसके पॉसिबल सोल्यूशन क्या है वो भी बताने हैं। अवॉइड पर्सनल अटैक्स, आपको पर्सनल अटैक नहीं करना, आपको ये नहीं बताना मेरे इलाके के एमएलए ने ये कर दिया, एमपी ऐसा नहीं कर रहे, ये फलाना ये नहीं कर रहा, ठिकाना वो नहीं कर रहा। आपको कोई पर्सनल अटैक बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपका लेटर पब्लिश नहीं होगा। और इनफॉर्मल एक्सप्रेशन, और ना ही आपको कोई ऐसा एक्सप्रेशन देना है उसके अंदर जो इनफॉर्मल हो, यानी वो फॉर्मल ना हो। ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल नहीं होना चाहिए, जो भी आप लिखे वो ऑफिशियल होना चाहिए।
मेंटेन अ रिस्पेक्टफुल एंड टोन थ्रू आउट। और अपनी जो टोन है, आपकी लेटर लिखने की भी एक टोन होती है, ये टोन थ्रू आउट द जो आपका पूरा लेटर है, चाहे वो आपका ऑर्डर है, डिमांड है, रिक्वेस्ट है, कंप्लेंट है, या आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, इन सब केसेस में आपकी लैंग्वेज, आपकी टोन, लिखने का तरीका रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। यह था हमारा लेटर्स का फॉर्मेट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ राइटिंग सेक्शन इज एनालिटिकल पैराग्राफ्स। यहां पर जो एनालिटिकल पैराग्राफ है वो आपका रियल इंग्लिश नॉलेज का टेस्ट है, क्योंकि बाकी सब चीजें जो आती हैं वो कभी ना कभी आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है या देखी हुई है। लिटरेचर वाला पार्ट आपको कुछ ना कुछ आपने वैसा कुछ ना कुछ किया हुआ है, इसलिए वही का वही आपको करना है, उसमें कुछ ना कुछ आप जोड़ तोड़ कर लेते हैं। और लेटर के भी कभी ना कभी आपने टॉपिक सुने होते हैं या देखे होते हैं, लेकिन जो हमारे एनालिटिकल पैराग्राफ्स है ये बिल्कुल इंटायरली न्यू होते हैं, कभी भी रिपीट नहीं होते हैं और कहीं से भी आ सकते हैं। इसीलिए एनालिटिकल पैराग्राफ जो है वो आपका रियल इंग्लिश नॉलेज टेस्ट है। यहां पर आपको जो है फॉर्मेट को समझने की जरूरत है इसकी, कि हम इसमें भी जो है क्या क्या कर सकते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ में। एनालिटिकल पैराग्राफ में जो आपके पास आता है, आपके पास जो है वो दो तरह के खास तौर पे आते हैं। एक तो आते हैं बार ग्राफ्स वाले, पहले आते हैं आपके बार ग्राफ्स वाले। बार ग्राफ्स में आपको इस तरह से बार ग्राफ बने होते हैं, ये आपके पास बार ग्राफ्स दिए होते हैं आपको। इन बार ग्राफ्स के ऊपर दो तरह के होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। यहां पर जो भी कुछ आपको गिवन है उसको आपने ध्यान से समझना है कि आपको किस चीज का कौन सा डेटा दिया हुआ है। एक तरफ आपको बताया जाएगा कि किस चीज का डेटा है, मान लो आपका एक्सपेंडिचर है इन रुपीस, हो सकता है इन 1000 रुपीज हो, उसमें 000 लगा होगा। सो बी केयरफुल कि अगर वो कहता है एक्सपेंडिचर इन रुपीज 1000 रुपीज, तो आपको अगर यहाँ 20 लिखा हुआ तो 20 मतलब वो 20,000 होगा। और यहां पर आपको डेटा 0, 10, 20 कुछ और दिया हो सकता है। तो आपको एक्स एक्सिस पे क्या गिवन है और वाई एक्सिस पे क्या गिवन है उसको बहुत थॉरोली समझने की जरूरत है। और हो सकता है कि बार ग्राफ डबल डबल हो, मींस एक बार ग्राफ जो है वो आपका मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बार ग्राफ जो है वो आपका फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ में फीमेल का भी आपको दिया होगा। मान लो आपको एक और दिया हुआ है दूसरे कलर में, जो आपको दिया गया ये फीमेल्स के लिए है, तो आपको यहां पर साथ में गिवन होगा, यहां पर आपको एंट्री में गिवन होगा कि क्या चीज मेल के लिए है और क्या चीज फीमेल के लिए है। तो आपको ये डेटा का साथ में यहां पर इसके रिलेवेंट जो नॉलेज है वो आपको यहां पर दी जाएगी। यानी आपको गिवन होगा कि ग्रीन कलर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या डिफरेंट कलर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहां पर कलर्स नहीं होंगे, शेडिंग होगा। एक में हो सकता है कि लाइंस का शेड हो, एक में डॉट्स का शेड हो, एक में हो सकता है शेड हो ही ना। तो आपको ध्यान से साइड में लिखा हुआ जरूर पढ़ना है कि ये जो डेटा आपको दिया गया वो किसके रिलेवेंट है। ये जो अगर डबल डेटा है तो वो डबल डेटा किस किस को रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यूज गिवन है, वाई एक्सिस पे क्या वैल्यूज गिवन है। इनको थॉरो स्टडी करना, थॉरो समझना बहुत 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 जरूरी है। अगर आप इसको ढंग से नहीं समझ पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बार ग्राफ की जो सेकंड टाइप है उसमें इंपॉर्टेंट है आपका पाई चार्ट। दूसरा जो आता है वो आता है आपका पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स में आपको सर्कल की फॉर्म में गिवन होता है। आपको गिवन होता है ये एक सर्कल है जो कि 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है आपका, और इसके कुछ पार्ट्स किए जाते हैं अलग अलग। यहां पर आपको अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग वैल्यूज गिवन होती हैं, यहां आपको अलग अलग एंट्रीज गिवन होती हैं, और इन एंट्रीज में यहां पर आपको एंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको यह याद रखना है कि 360 डिग्री इक्वल्स टू टोटल वैल्यू। जितना भी आपको टोटल वैल्यू दी गई है आप उसको 360 डिग्री के इक्वल ले लेंगे, और अकॉर्डिंगली जितना जितना एंगल दिया हो वैल्यूज निकालेंगे। नॉर्मली आपको ये वैल्यूज यानी कि मैथमेटिक्स वाला पार्ट नहीं करना होता है, आपको यहां ऑलरेडी गिवन होती है वैल्यूज। यहां पर आपको लिखा होता है, मान लो कि आपका ये स्टूडेंट के फुल डे का 24 आवर का चार्ट बनाया गया है कि वो 24 आवर में क्या करता है। तो यहां लिखा होगा 8 आवर्स स्लीप, 4 आवर्स स्टडी, 4 आवर्स स्टडी। तो यहां ब्रैकेट में आपको लिखा होगा कि किस घंटे में कितने कितने घंटे में वो क्या कर रहा है। 8 घंटे उसने सो गया और 4 घंटे उसने स्टडी करी, और जो भी है वो आपको गिवन होगा। अगर आपको गिवन ना हो तो आप एंगल से निकाल लेंगे जितना आपको एंगल गिवन है। मान लो आपको एंगल गिवन है 40 डिग्री, तो आपको बताना है, मान लो एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री। 60 डिग्री में आपको ये बताना है कि 60 डिग्री किसके इक्वल होगा। यहां पे हमने क्या लिया, 24 आवर लिया है, तो 360 डिग्री इक्वल्स टू 24 आवर्स है। तो हमारा 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 24 अपॉन 360 इंटू 60। दैट मीन्स
कि अगर 360 डिग्री इक्वल्स टू 24 आवर्स हैं तो 60 डिग्री यूनिटरी मेथड से आप निकालेंगे। 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? 24/60। तो 60 डिग्री किसके इक्वल होगा? आप इसको कैंसिल आउट करके निकाल सकते हैं। 6 4 आवर्स के इक्वल आ जाएगा। हो सकता है आपको यहां एंगल की फॉर्म में गिवन हो, तो पाई चार्ट की फॉर्म में जब आपको गिवन है, अगर वैल्यूज गिवन नहीं है तो थोड़ा सा आप मैथमेटिक्स का यूज करेंगे। 360 डिग्री इक्वल्स टू जो भी आपको इस पाई चार्ट की टोटल वैल्यू गिवन है, उस टोटल वैल्यू को 360 डिग्री के इक्वल रख के 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे यूनिटरी मेथड, और उसके बाद जितना भी एंगल आपको गिवन है उस एंगल से उस पर्टिकुलर जो भी आपका पर्टिकुलर यहां पर आइटम है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी कभी दो पाई चार्ट मिक्स आ जाते हैं, कभी कभी दो बार ग्राफ्स मिक्स आ जाते हैं। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ऐसा होता है कि एक पाई चार्ट और एक बार ग्राफ दोनों को एक साथ स्टडी करना होता है। नॉर्मली इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन सीबीएसई कभी नहीं देता है, मीडियोकर क्वेश्चन देता है, इसीलिए आपको एक पाई चार्ट और एक बार ग्राफ आ सकता है। हाँ, बार ग्राफ में दो अलग अलग कंपैरिजन हो सकते हैं, तो उनको आपको ध्यान से स्टडी करना पड़ेगा। इसको भी स्टडी करते वक्त जो भी इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसको आप थॉरो स्टडी करेंगे, और उसके जो टाइटल्स गिवन है, टोटल वैल्यूज गिवन है, यानी पाई चार्ट के ऊपर जो जो लिखा गया है उसको थॉरोली स्टडी करेंगे। ऐसा नहीं कि आप जो रिटर्न में लिखा हुआ है नीचे पैराग्राफ में वही पढ़े जा रहे हैं और आपने बार ग्राफ या पाई चार्ट को ध्यान से नहीं स्टडी किया। अगर आप पाई चार्ट या बार ग्राफ को ध्यान से स्टडी नहीं करेंगे तो वो वैल्यू आपको आगे जब यूज करनी होगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको चार्ट को बहुत ध्यान से स्टडी करने की जरूरत है। अब इसमें हम क्या क्या करते हैं, अब हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे। आप जब भी कभी एनालिटिकल पैराग्राफ को आपने एक्सप्लेन करना है, क्योंकि एनालिटिकल पैराग्राफ तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जब आपने उसको एक्सप्लेन करना है तो आप ब्रीफली इंट्रोड्यूस करेंगे गिवन डेटा, चार्ट और ग्राफ को। वो जो गिवन चार्ट है या डेटा है, डेटा जो है डेटा की फॉर्म में भी हो सकता है, डेटा मींस टेबल की फॉर्म में हो सकता है आपके पास, टेबुलर फॉर्म, इसको हम बोलते हैं टेबल्स। टेबल्स की फॉर्म में भी गिवन हो सकता है। टेबल्स में भी आपको गिवन होगा कि वो टेबल्स जो है, अगर आपके पास कोई टेबल आपको दी हुई है, इस तरह से आपको टेबल फॉर्मेट बना करके दिया जाएगा, इसमें आपको कुछ वैल्यूज दी जाएंगी, यहां भी आपको कुछ एंट्रीज इधर होंगी और कुछ एंट्रीज इधर होंगी आपके पास। आपको इन एंट्रीज को समझना बहुत जरूरी है कि आपको यहां किसकी वैल्यू दी गई है और कितनी कितनी वैल्यूज दी गई हैं, वो भी आपको देखना जरूरी है। तो इसको भी आपने ध्यान से देखना है कि टेबल के अंदर क्या एंट्री है। तो सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन देंगे गिवन डेटा की या चार्ट की या ग्राफ की। कैसे देंगे आप? वही जो उसकी हेडिंग्स लिखी हुई है, जो आपको मैंने कहा ना कि जो डायग्राम बना हुआ है उसमें जो उसकी हेडिंग्स लिखी हुई है वही उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा। आप उसी टॉपिक को सेंटेंस बना करके लिख देंगे, मेंशन व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, यानी आप जो कुछ भी उसमें लिखा हुआ है उसका जो हेडिंग्स दी हुई है, जो यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दिया हुआ है, जो उसका टोटल वैल्यू दिया हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रहा है या 24 आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है या कुछ भी और, मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आप ब्रीफली यानी एक या दो लाइन में बताएंगे कि ये ग्राफ किस चीज के बारे में दिया गया है। इसके बाद 4 या 5 सेंटेंस में आप बॉडी बनाएंगे, 4 5 6 सेंटेंस भी हो सकते हैं। डिस्क्राइब द की ट्रेंड्स। ट्रेंड मींस वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे, यानी हो सकता है कहीं पर हमने ऐसे किया अभी कि ये ग्राफ हम देखते हैं बढ़ा पहले फिर घट गया बार ग्राफ, तो कभी वो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, तो आपको ट्रेंड जो है वो बताना पड़ेगा कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। फिर हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू टेबल में या बार ग्राफ में, चार्ट में या आपका जो पाई चार्ट है उसमें जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू आई है उसकी, वो भी आप जरूर बताएंगे कि वो कब आई, किस ईयर में आई है या किस पर्टिकुलर आवर में आई है। वो हाईएस्ट वैल्यू या लोएस्ट वैल्यू आपको साथ साथ मेंशन करनी जरूरी है। इसके बाद आप करेंगे कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज इफ एप्लीकेबल। मान लो अलग अलग कैटेगरीज दी हुई हैं, जैसे मैंने इस वाले ग्राफ में आपको एक एग्जांपल दिया कि ये मेल और फीमेल का ग्राफ है, तो 2 कैटेगरीज दी हुई हैं आपको, तो आपको इन कैटेगरीज को आपस में कंपेयर करना जरूरी है। इफ एप्लीकेबल जरूरी है कि एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर आपको 2 कैटेगरीज दी हुई हैं तो उनको कंपेयर करेंगे कि मेल्स का वो डेटा बढ़ रहा है, फीमेल्स का घट रहा है, या फीमेल का बढ़ रहा है, मेल का घट रहा है। ये कंपैरिजन भी आपको लिखना जरूरी है। प्रोवाइड रिलीवेंट ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन द डेटा। अब उसके अंदर रिलीवेंट मींस अगर उस डेटा को पढ़ करके आपको कुछ समझ में आती है ऑब्जर्वेशन उससे जुड़ी हुई, रिलीवेंट मींस उसी से जुड़ी हुई।
अपनी तरफ से आपको कुछ भी ऐड नहीं करना, अपनी नॉलेज मत डाल देना उसके अंदर। वो वहां पे बैठा हुआ एग्जामिनर आपकी वो वाली जो आपको एक्स्ट्रा नोन है उसके बारे में, कोई जीके आपको नोन है वो उसमें नहीं डालनी है। आपको जो कुछ भी डालना है उस पैराग्राफ से रिलेटेड ही डालना है। तो आप रिलीवेंट ऑब्जर्वेशंस, जो भी आपको उससे जुड़ी ऑब्जर्वेशंस दिखाई देती है डेटा के ऊपर बेस्ड, वो आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं एक पैराग्राफ से गो थ्रू हो रहा था, तो उस पैराग्राफ में हमने देखा कि जो हेल्थ के इक्विपमेंट्स हैं वो एक साल में थोड़े खरीदे गए, फिर अगले साल में खरीदे गए, फिर उसमें एकदम राइज अप आ गया 2020 में, 2021 में एकदम राइज अप आ गया इक्विपमेंट्स खरीदने में, और फिर 2023 के अंदर दोबारा नीचे आ गया। तो यहां आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं कि वो हेल्थ इक्विपमेंट्स ज्यादा क्यों खरीदे गए 2020, 2021 में या 2022 में, क्योंकि वहां पर तब क्या इश्यू चल रहा था, हमारा कोविड का इश्यू। तो जब कोविड चल रहा था तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ज्यादा थे, तब लोगों ने हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे या जो भी इक्विपमेंट्स थे वो ज्यादा खरीदे। यहां पर आप ये लाइन ऐड कर सकते हो कि इन दीज इयर्स देयर वाज अ पैंडेमिक कोविड, सो पीपल वर टुवर्ड्स बाइंग मोर इक्विपमेंट्स ऑफ रिलेटेड टू हेल्थ। तो आप वो ऑब्जर्वेशन अपनी तरफ से ऐड तब कर सकते हैं जब वो 100% श्योर इंफॉर्मेशन है और आपके पैराग्राफ के साथ रिलीवेंट है। रिलीवेंट मींस उस पैराग्राफ के साथ मैच करती है। लास्ट में आप एक दो सेंटेंसेस के अंदर अपना कंक्लूजन देंगे, आप समराइज करेंगे की फाइंडिंग्स को। इन ग्राफ्स को, चार्ट्स को या पाई चार्ट्स को पढ़ने के बाद आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली, आप फाइनली क्या उसके बारे में पता लगा पाए, आप वो ऐड करेंगे। और अगर एप्लीकेबल हो, सजेस्ट द पॉसिबल रीजन और प्रेडिक्शन, आप उसमें अपने जो भी पॉसिबल रीजंस हैं, ये जो आपका ट्रेंड हुआ, जैसे कि मैंने आपको हेल्थ वाले का बताया कि हमने जो इक्विपमेंट्स हैं वो उन 3 इयर्स में बहुत ज्यादा खरीदे गए, तो उसका रीजन तो हमें पता है क्यों खरीदे गए, क्योंकि तब कोविड चल रहा था। कोविड में लोगों को हेल्थ इक्विपमेंट्स की बहुत जरूरत थी, तो हेल्थ इक्विपमेंट्स की परचेज बढ़ गई। तो अगर आपको कोई पॉसिबल रीजन मालूम है तो आप वहां पर वो पॉसिबल रीजन या प्रेडिक्शन देंगे। जैसे कि अगर मान लो कि आपका जो चार्ट है वो शो कर रहा है कि एआई जो है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, पिछले कुछ सालों में एआई की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ी है, तो आप इसे प्रेडिक्शन दे सकते हो कि आने वाले सालों में एआई जो है वो और भी ज्यादा जो है वो यूज अप किया जाएगा, लोग उसको और ज्यादा यूज करेंगे। लेकिन वो ऐसी होनी चाहिए जो रिलेवेंट टू द पैराग्राफ हो। पैराग्राफ से अलग जाकर के आप अपनी कोई, बीच में कहते हैं ना कि अपना दिमाग का कोई फालतू बात मत घुसेड़ देना उसमें। तो ऐसा कुछ नहीं डालना आपको कि जहां टीचर को लगे कि आप ज्यादा सियाणे बन रहे हो, वो नहीं करना। आपको उस पैराग्राफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही आगे मॉडिफाई करनी है। तो इसके बाद है हमारा कुछ की पॉइंट्स। ओपनिंग लाइंस कैसी होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए एनालिटिकल पैराग्राफ्स के अंदर। बिल्कुल रट्टा मार लो, डायरेक्ट आप इनको अप्लाई कर सकते हो, ये हमेशा 100% सटीक लाइनें हैं। इफ गिवन चार्ट, ग्राफ, टेबल इलस्ट्रेट द डेटा ऑन द गिवन चार्ट, ग्राफ और टेबल इलस्ट्रेट्स द डेटा ऑन, ये जो आपका चार्ट है, ग्राफ है, टेबल है, ये हमें इलस्ट्रेट करता है, यानी कि दर्शाता है डेटा ऑन के बाद वो टॉपिक लिख दो जो उसमें लिखा हुआ था। द डेटा प्रोवाइडेड गिव्स अस अ क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये जो डेटा है वो हमें प्रोवाइड करता है यानी हमें देता है, गिव्स अ क्लियर रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल क्लियर हमें एक रिप्रेजेंटेशन देता है किस चीज की, आगे वही टॉपिक लिख दो जो आपके वहां पर ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ था। दिस एनालिसिस फोकसेस ऑन द ट्रेंड्स, ये जो एनालिसिस है, कौन सा एनालिसिस, जो बार ग्राफ में दिया हुआ है या पाई चार्ट में दिया हुआ है या टेबल्स में दिया हुआ है, ये एनालिसिस जो है फोकस करता है ऑन द ट्रेंड्स, ये ट्रेंड्स के ऊपर करता है, ऑब्जर्व्ड इन द गिवन इंफॉर्मेशन, जो कि हमने गिवन इंफॉर्मेशन से ऑब्जर्व किया है। फिर आगे वही टॉपिक को कंटिन्यू कर दो। द फॉलोइंग पैराग्राफ प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू, जो आगे मैं पैराग्राफ लिख रहा हूं यानी जो अब आप डिस्क्रिप्शन लिखने वाले हैं, द फॉलोइंग पैराग्राफ प्रोवाइड्स देता है एन ओवरव्यू ऑफ द गिवन स्टैटिस्टिक्स। हमें जो स्टैट्स गिवन है, स्टैट्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, जो आपको पाई चार्ट गिवन है या जो आपको टेबल गिवन है या जो आपको बार ग्राफ गिवन है, वो आपका स्टैट है। ये जो गिवन स्टैट है ये हमें इस पैराग्राफ में हम इसका ओवरव्यू दे रहे हैं। ओवरव्यू मींस जो हम इसमें से समझ पाए हैं उसको हम अब जो हमने पैराग्राफ, उसको हम पैराग्राफ फॉर्म में यहां लिख रहे हैं। अ क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ द डेटा रिवील्स, जब मैं क्लोजली एग्जामिन करता हूं, जब मैं क्लोजली इसको स्टडी करता हूं, इस डेटा को रिवील, ये रिवील करता है यानी ये दर्शाता है या ये दिखाता है
सम इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स अबाउट, कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स किसके बारे में, आगे आप वो टॉपिक लिख सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप ओपनिंग लाइन यूज करो, जब आप पैराग्राफ, जब आप लाइनें चेंज कर रहे हो, मान लो आपने 2-3 लाइनें लिखी, फिर आप दोबारा से कोई डेटा का कुछ पार्ट देना चाहते हो, तो आप इन्हीं लाइनों का यूज करके अपने अगली लाइंस को कंटिन्यू कर सकते हो। यानी कहीं आप ये लिख सकते हो, गिवन चार्ट और दिस गिव द फॉलोइंग अ क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ द डेटा और द स्टैट गिव्स, आप कोई भी 2-3 लाइनों का उस पूरे पैराग्राफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ओपनिंग लाइंस की फॉर्म में यूज हो, इनको एज इट इज आप याद कर लेंगे और ये लाइनें आप पैराग्राफ में बीच बीच में यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट इज, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं ये यूजफुल पिकअप लाइंस है फॉर द एनालिटिकल पैराग्राफ, यानी कि बीच बीच में यूज होने वाली लाइंस है। जैसे वो लाइनें भी यूज हो सकती हैं, ये भी यूज हो सकती हैं। इट इज एविडेंट फ्रॉम द डेटा दैट, ये बिल्कुल क्लियर है, एविडेंट मतलब कि बिल्कुल क्लियरली पता चलता है, फ्रॉम द डेटा दैट के बाद आप वो पूरा लिखो जो भी आपने उसमें से ऑब्जर्व किया है। A noticeable trend is the increase or decrease in, noticeable trend means नोटिस किए जाने वाला ट्रेंड जो हमें दिखाई दे रहा है इस पैराग्राफ में, वो क्या है, इंक्रीज है या डिक्रीज है। इनके बाद जो भी आपने ऑब्जर्व किया वो लिख दो टॉपिक। द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वाज रिकॉर्डेड इन, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ जो भी आपने कैटेगरी ली है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हेल्थ इक्विपमेंट्स परचेज्ड, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ जो भी यहां पर टॉपिक है वो लिखोगे आप, हेल्थ इक्विपमेंट्स परचेज्ड वाज रिकॉर्डेड इन 2022, आपने 2022 में सबसे ज्यादा हेल्थ इक्विपमेंट्स खरीदने का रिकॉर्ड किया है। अ शार्प राइज और फॉल कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, बहुत शार्प आपको राइज दिखाई दे रहा है या फॉल दिखाई दे रहा है, कैन बी ऑब्जर्व्ड देखा जा सकता है इनके बाद वो बता दो। कंपेयरिंग द फिगर्स, इट इज क्लियर दैट कंपेयरिंग द फिगर्स मींस, अगर मान लो 2 डेटा आपको कंपेयर करने हैं या आपको टेबुलर फॉर्म में गिवन है, तो आप लिख सकते हो कंपेयरिंग द फिगर्स। फिगर्स मींस डिजिट्स, जो भी उसमें डिजिट्स आपको गिवन है, जब आप उनको कंपेयर करते हो, इट इज क्लियर दैट, इससे क्लियर होता है कि एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इज दैट, एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हमें इसमें से पता चलती है कि इनमें से कोई भी लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन आप जोड़ करके अपने पैराग्राफ को कंप्लीट कर सकते हैं। देयर इज अ स्टेडी ग्रोथ डेक्लाइन इन, हम लगातार एक स्टेडी मींस लगातार चलने वाला हम देखते हैं ग्रोथ या डेक्लाइन, ग्रोथ मींस बढ़ना और डेक्लाइन मींस नीचे आना। इंक्रीज और डिक्रीज की जगह यूज होने वाले 2 अच्छे वर्ड्स, ग्रोथ एंड डेक्लाइन। डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस द ओवरऑल ट्रेंड सजेस्ट, डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस, अब डेटा हो सकता है कहीं इंक्रीज कर रहा है कहीं डिक्रीज कर रहा है, अगर डेटा बढ़ और घट रहा हो तो ऐसे डेटा को हम कहते हैं फ्लक्चुएशंस। डिस्पाइट फ्लक्चुएशन, डिस्पाइट मींस के बावजूद, फ्लक्चुएशंस के बावजूद द ओवरऑल ट्रेंड सजेस्ट, ये जो ओवरऑल ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है इसमें बार ग्राफ्स का या पाई चार्ट का, ये ट्रेंड हमें सजेस्ट करता है कि हमें बताता है कि उसके बाद अपना टॉपिक बता सकते हो कि आपने क्या ऑब्जर्व किया उसमें से। द गैप बिटवीन डैश एंड डैश हैज वाइडेंड नारोड, अब यहां पर हो सकता है 2 डेटा आपको कंपेयर किए गए, मेल और फीमेल वाला, तो आप यहां पर कैटेगरी ए मेल एंड कैटेगरी बी फीमेल आप लिख सकते हो। द गैप बिटवीन, जो भी आपके 2 टॉपिक आप कंपेयर कर रहे हो, मान लो मेल और फीमेल कर रहे हो, तो द गैप बिटवीन मेल नंबर्स एंड फीमेल नंबर्स हैज वाइडेंड, बढ़ गया है या वाइडेंड मींस चौड़ा हो गया, यानी उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा हो गया, या नॉरोड मींस कम हो गया। तो हम कभी अगर हमारे बार ग्राफ जो है वो दोनों दूर दूर हो रहे हैं, मेल और फीमेल का, मेल का ऊपर जा रहा है फीमेल का नीचे जा रहा है, तो वाइडेंड बढ़ गया है गैप। और अगर वो दोनों पास पास आ रहे हैं यानी उनके नंबर्स के बीच का गैप कम हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हैज नॉरोड, नॉरोड मींस कम हो गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस है, इनका यूज करके आप इनमें से 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन यूज करके अपने पैराग्राफ को बहुत ही जबरदस्त कर सकते हो। अगर टीचर ये लाइनें पढ़ता है तो उसके ऊपर एक बहुत जबरदस्त असर पड़ता है कि बच्चे ने मेहनत की है और उसको बहुत अच्छी नॉलेज है। इसके बाद भले ही आप छोटे छोटे सेंटेंसेस जोड़ करके अपने पैराग्राफ को कंप्लीट कर सकते हैं। ये बड़ी शानदार लाइंस हैं जो कि आपको समझनी चाहिए। इसके बाद क्लोजिंग लाइंस हैं, अगर आप ये लाइनें भी कर जाओ ना तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपका एनालिटिकल पैराग्राफ कभी गलत नहीं हो सकता। वो 101% टीचर को 5 में से 4 नंबर देने पे मजबूर होना ही पड़ेगा। तो यहां पर हम एनालिटिकल पैराग्राफ की क्लोजिंग लाइन से कंक्लूजन या समरी जो है वो समझते हैं। इन कंक्लूजन द डेटा हाईलाइट्स, कंक्लूजन में जो डेटा वो हाईलाइट करता है ए सिग्निफिकेंट पैटर्न, एक नोटिसेबल
एक इंपॉर्टेंट पैटर्न हमें दिखाई देता है, इनके बाद अपना वही टॉपिक दोबारा रिपीट कर दो आप। फिर टू समराइज, जब मैं समराइज करता हूं इस पैराग्राफ को एंड में, द की टेक अवे फ्रॉम दिस डेटा इज, की टेक अवे मींस इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट जानने योग्य तथ्य, की टेक अवे यानी कि इसमें से बहुत ही जानने योग्य तथ्य फ्रॉम दिस डेटा इज, वो आप साथ में लिख सकते हो क्या डेटा आपने लिया। ओवरऑल द ट्रेंड इंडिकेट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव शिफ्ट इन, ओवरऑल यानी पूरे उसको देखने के बाद, पैराग्राफ पढ़ने के बाद और पूरा इसको मैं स्टडी करने के बाद, ओवरऑल द ट्रेंड्स, जो ट्रेंड है वो इंडिकेट करता है पॉजिटिव या नेगेटिव शिफ्ट। पॉजिटिव मींस इंक्रीज, नेगेटिव मींस डिक्लाइन, दोनों में से इंक्रीज और डिक्रीज शिफ्ट हमें दिखाई देता है किसमें, आप उस टॉपिक को लिख सकते हो। इट कैन बी इन्फर्ड दैट इन द फ्यूचर, ये पता लगाया जा सकता है या इससे मैं इंफर करता हूं, इंफर का मतलब होता है इसमें से मैं रिजल्ट निकाल सकता हूं। इट कैन बी इन्फर्ड दैट इन द फ्यूचर, भविष्य में, दिस ट्रेंड माइट कंटिन्यू, ये ट्रेंड आगे भी चलेगा या चेंज हो सकता है, ट्रेंड चलता रहे। यानी कि जैसे अगर हम कोविड में हमने वो खरीदे इंस्ट्रूमेंट्स, ज्यादा खरीदे, अब वो इंस्ट्रूमेंट्स का जो खरीदना वो कम हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा, या हो सकता है लोग लगातार अभी और भी खरीदते रहे, तो क्या होगा, दिस ट्रेंड माइट कंटिन्यू, ये ट्रेंड चल सकता है फ्यूचर में या ये ट्रेंड चेंज हो सकता है फ्यूचर में, दोनों में से कुछ भी, जो भी आप लिखना चाहो। इट कैन बी इन्फर्ड, ये आप फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए कर रहे हो कि अगर आप उस डेटा में से फ्यूचर का कोई प्रेडिक्शन दे सकते हो तो। नेक्स्ट, द एनालिसिस सजेस्ट दैट, एनालिसिस मींस जब मैं इसको एनालाइज करता हूं, जब मैं इसको पूरा स्टडी करता हूं, सजेस्ट दैट नेसेसरी एक्शंस, जो जरूरी एक्शन है, जो बहुत जरूरी आवश्यक जो उसके लिए कार्य किए जाने हैं, शुड बी टेकन टू एड्रेस, कि वो दिए जाने चाहिए टू एड्रेस। एड्रेस के बाद आप अथॉरिटी का नाम लिख सकते हो कि किसने उसके लिए एक्शन लेना है, जो भी अथॉरिटी है। मान लो पॉल्यूशन वाला पैराग्राफ था तो पॉल्यूशन के लिए कौन लेगा टू एड्रेस, द पॉल्यूशन डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री, जो भी आपको देना है वो आप इसके बाद लिख सकते हैं, तो आप ये यूज कर सकते हैं। दिस डेटा प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इनसाइट इनटू द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ, ये जो डेटा है हमें प्रोवाइड करता है यानी कि देता है, यानी ये डेटा किस चीज के लिए यूजफुल है, जो डेटा हमें दिया गया था उसका हम कहां यूज कर सकते हैं, ये लास्ट की लाइंस में आप डाल सकते हो। दिस डेटा प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इनसाइट, वैल्यूएबल मींस कीमती, इनसाइट का मतलब होता है हम उसमें अंदर झांक के देख सकते हैं, यानी उसमें से हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं इनटू द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ, वो जो चेंजिंग पैटर्न है ऑफ क्या, वही टॉपिक आपका, ये जो डैश 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 है इसमें आपको बार बार उस टॉपिक को लिखना है जिस टॉपिक के ऊपर वो डेटा आपको दिया गया। ये सारी लाइनें आप यूज कर सकते हो, इनमें से कुछ लाइनें, 2 या 3 लाइनें आप यूज कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि 3 पार्ट्स में आपका पैराग्राफ डिवाइडेड है, इंट्रोडक्शन और क्लोजिंग लाइन, और उनके बीच में जो है वो आपका क्या है, बीच में आपका जो बॉडी ऑफ द एनालिटिकल पैराग्राफ है वो है क्लोजिंग लाइन 2 मैक्सिमम 3, इंट्रोडक्शन मैक्सिमम 2 मैक्सिमम 3 लाइन, और बीच में आपको 5 या 6 लाइंस लिखनी है, तो आपकी टोटल कितनी हो जाएंगी, 10 से लेकर 12 लाइंस टोटल बनेंगी, इसमें आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। नाउ कमिंग टू द रीडिंग सेक्शन, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में आपके 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आप बचपन से करते आए हैं, 6th क्लास से आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ऑनवर्ड्स शुरू हो जाते हैं, इसीलिए यहां आते हुए जब हम यहां पहुंचते हैं तो यहां कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन आपके पास कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आंसर करना इसलिए आसान होता है क्योंकि ज्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए आपको आंसर करना उसको आसान हो जाता है। लेकिन जब आप रीडिंग सेक्शन में कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को पढ़ते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को पढ़ने का एक तरीका होता है। आप, मेरी सजेशन जो है, बाकी टीचर्स जैसे भी सजेस्ट करते हैं सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को पढ़ने से पहले आप एक बार कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के क्वेश्चंस को पहले देख लें। उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा ये होगा कि आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए पहले, तो आपको उसके जो कीवर्ड्स हैं वो पता ही है, तो जहां पर वो कीवर्ड्स आ रहे होंगे जिस जिस पैराग्राफ में, वहां आप हल्का सा पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं। मींस अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन पहले से ही है तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को पढ़ते हो, क्योंकि वो बहुत लंबा है और वो क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्वेश्चन मान लो आपका उस कॉम्प्रिहेंशन के अंदर 3rd पैराग्राफ के अंदर है या 5th पैराग्राफ के अंदर है, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि मैंने वो जो क्वेश्चन पढ़ा है वो इस पैराग्राफ में पॉसिबली मुझे मिल जाएगा।
तो इसीलिए पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लो, देन आप पैसेज को, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करो। कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस किस किस टाइप के होते हैं? एक होता है फैक्चुअल पैसेज। फैक्चुअल मींस जो कि बेस्ड ऑन द फैक्ट्स होता है, इस पे तथ्य दिए जाते हैं, बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। ये रियल इवेंट्स पे बेस्ड होता है, या रिपोर्ट्स के ऊपर, या सर्वेस के ऊपर, या साइंटिफिक फैक्ट्स। जो साइंटिफिक फैक्ट्स है उनके ऊपर होता है, तो ये कहलाते हैं हमारे फैक्चुअल पैसेजेस। फिर होते हैं डिस्क्रिप्टिव डिस्कर्सिव पैसेजेस। डिस्कर्सिव पैसेजेस होते हैं कंटेन्स ओपिनियन, डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट्स ऑन ए टॉपिक। कोई टॉपिक आपने उठाया, कोई भी टॉपिक, कि बच्चों को मोबाइल फोन देना जो ठीक है कि नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट है। इस पे आप लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, कोई रिसर्च हो सकती है, कोई सर्वे हो सकता है, कोई डिस्कशंस हो सकते हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट या डॉक्टर्स या साइकोलॉजिस्ट जो इसके बारे में अपने व्यूज दे सकते हैं, वो हो सकते हैं, उनकी डिस्कशंस हो सकती है, और आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि बच्चों को मोबाइल देना ठीक है, कुछ लोग कहेंगे गलत है, तो आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं उस टॉपिक के। तो ऐसे वाले पैसेजेस कहलाते हैं डिस्कर्सिव पैसेजेस। और फिर है लिटरेरी पैसेजेस। लिटरेरी मींस जो लिटरेचर से निकाले जाते हैं, साहित्य से निकाले जाते हैं। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द स्टोरीज, ये हम स्टोरीज में से निकालते हैं, कथा कहानियों में से, पोएम्स में से और प्लेज में से। पोएम वाला भी आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पोएम वाला नहीं आएगा, पोएम और प्ले में से भी आ सकता है। और इसकी तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप ऑलरेडी कर चुके हैं। आपकी जो दो बुक्स प्रोवाइडेड है, उन दोनों बुक्स में आपने इस तरह के लिटरेरी पैसेजेस बहुत सारे किए हैं। बट हाँ, यहां जो पैसेज आएगा वो आपकी बुक्स में से नहीं आएगा, ये पैसेज आपका अननोन होगा, आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, इसलिए इस पैसेज को आपको थॉरली और ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। पोएम वाला पैसेज थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर पोएम वाला पैसेज आता है तो टीचर मार्किंग थोड़ी लीनियंट करते हैं, क्योंकि पोएम वाले पैसेजेस थोड़े टफ होते हैं, उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हाउ टू अप्रोच द पैसेज, आप पैसेज को कैसे अप्रोच करेंगे, कि आप उसको पैसेज को कैसे समझेंगे। सबसे पहले तो मैंने कहा है कि आप क्वेश्चंस में से गो थ्रू करेंगे, फिर आप पढ़ना शुरू करेंगे। स्टार्ट बाय स्किमिंग थ्रू द पैसेज टू गेट ए जनरल आइडिया ऑफ द टॉपिक। स्किमिंग क्या होता है? उसको बिलो करके उसमें से क्रीम को निकालना। सबसे पहले तो आप उसका थ्रू द पैसेज, उस पैसेज के अंदर बिलोएंगे, बिलो करके क्या करेंगे, आप उसमें से क्रीम निकालेंगे, यानी उस पैसेज का मेन आइडिया क्या है, आप वो निकालने की कोशिश करेंगे कि उस पैसेज में एक्चुअली क्या बताया गया। फिर केयरफुली रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेंगे टू अंडरस्टैंड व्हाट इंफॉर्मेशन यू नीड टू फाइंड, कि आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। इसलिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पहले ही केयरफुली पढ़ लेंगे, ताकि आप जो इंफॉर्मेशन वो मांगने वाला है आपसे, आप पैसेज पढ़ते वक्त उस इंफॉर्मेशन को टिक कर ले साथ साथ, और आप अपने आंसर को इजीली फाइंड कर सकें। अंडरलाइन और हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैंने पहले आपको कहा कि आप अंडरलाइन कर लें या हाईलाइट कर लें किसी तरह से उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो आपको उस पैसेज में आंसर्स देने के लिए जरूरी है। डेट्स को और कीवर्ड्स को, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कीवर्ड्स आपको ऐसे क्वेश्चन में कीवर्ड मिला, आपको अब पैसेज में भी वही कीवर्ड मिल गया, तो उसको अंडरलाइन कर दो व्हाइल रीडिंग, जब आप पढ़ रहे हैं पैसेज को। ब्रेक लॉन्ग पैराग्राफ्स इनटू स्मॉलर आइडियाज। बहुत बड़ा पैराग्राफ अगर होता है आपका, तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, छोटे छोटे आइडियाज में ब्रेक करेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। इकट्ठा पूरा सेंटेंस, इकट्ठा पूरा पैराग्राफ एट ए स्ट्रेच अगर आप पढ़ जाएंगे तो हो सकता है आपको वो समझ में ना आए, या वो जंगल मंगल हो जाए, सब कुछ गड़बड़ झाला हो जाए और आप उसको ना समझ पाए। तो इसीलिए लॉन्ग पैराग्राफ्स को आप सिंप्लीफाई करके छोटे कॉम्प्रिहेंशंस की फॉर्म में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। रीड ट्रिकी। अगर कुछ ट्रिकी सेंटेंसेस हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना देते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस बना देते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस बना देता है टीचर। तो इस केस में आप रीड करेंगे ट्रिकी सेंटेंस को और उसके सेक्शंस को, यानी उसके अलग अलग पार्ट्स को। अगर कंपाउंड सेंटेंस है तो उसमें कितने 3 सेंटेंसेस से बना है, 4 से बना है, तो आप उन सेंटेंसेस को, उन सेक्शंस को अलग अलग पढ़ेंगे। एंश्योर द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप उसका करेक्ट मीनिंग निकाल सके कि वो जो आपको कंपाउंड सेंटेंस दिया गया है उसके छोटे छोटे पार्ट्स, अलग अलग सेंटेंस जो जुड़े हैं, उनका मीनिंग क्या है, और ओवरऑल उस सेंटेंस का या उस पैराग्राफ का क्या मीनिंग निकल करके आ रहा है। आंसरिंग द फैक्चुअल पैसेज क्वेश्चंस। अब हम वही की लाइंस, जैसे हमने लेटर के लिए की लाइंस करी हैं, जैसे हमने एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए की लाइंस करी हैं, ऐसे हम की लाइंस करने जा रहे हैं फैक्चुअल पैसेज को आंसर करने के लिए। ये की लाइंस आप एज इट इज यूज कर सकते हो। इनको अगर आप एज इट इज यूज करो, उसके बाद आप अपना आगे सेंटेंस जोड़ दो, तो टीचर के ऊपर एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और अगर आपका सेंटेंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है,
तो भी टीचर आपको फुल मार्क्स देने की कोशिश करेगा। द पैसेज क्लियरली स्टेट्स दैट, ये पैसेज क्लियरली हमें बताता है कि, उसके बाद आपका टॉपिक, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, दी गई इंफॉर्मेशन के अनुसार, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, ये कंक्लूड किया जा सकता है, यानी ये पता लगाया जा सकता है, ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि द डेटा और फैक्ट मेंशन सजेस्ट दैट, जो डेटा या फैक्ट्स दिए गए हैं, मेंशन मतलब हमें यहां पैराग्राफ में दिए गए हैं, सजेस्ट दैट वो हमें बताते हैं कि एज पर द पैसेज, पैसेज के अनुसार द मेन रीजन फॉर, जो पैसेज है उसके अनुसार जो मेन रीजन है, मेन कारण है, जो भी आप आंसर देने वाले हो उस टॉपिक को यहां लिखना शुरू कर दोगे। फ्रॉम द पैसेज इट इज एविडेंट दैट, इस पैसेज में से हमें क्लियरली पता चलता है, एविडेंट मींस क्लियरली पता चलता है कि, ऐसे ही आपके की पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, डिस्कर्सिव पैसेज के लिए की लाइंस क्या है, द राइटर्स ओपिनियन ऑन द टॉपिक, क्योंकि ये डिस्कर्सिव पैसेज है तो इसका कोई राइटर जरूर होगा, तो द राइटर्स ओपिनियन ऑन द टॉपिक इज रिफ्लेक्टेड थ्रू, जो राइटर का विचार है, जो उसका जो ओपिनियन है, यानी जो वो सोच रहा है ऑन द टॉपिक, इस टॉपिक के बारे में, इज रिफ्लेक्टेड थ्रू, वो हमें क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है, किससे वो टॉपिक आप इसके बाद डाल दोगे, जो भी सेंटेंस आपने देखा था पैसेज में से कि पैसेज का ये वाला पार्ट इसको आंसर कर रहा है, वो इसके बाद जोड़ दो। द बैलेंस्ड व्यू इज प्रेजेंटेड इन द पैसेज, हमें इस पैसेज में क्लियरली प्रेजेंट किया गया, दर्शाया गया क्या, बैलेंस्ड व्यू। बैलेंस मींस संतुलित विचार जो दिखाए गए, संतुलित मींस बहुत नेगेटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव नहीं है, हमें बैलेंस तरीके से समझाया गया इस पैसेज में, वेयर बोथ प्रॉस एंड कॉन्स आर डिस्कस, जहां पर कि हम प्रॉस एंड कॉन्स डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉस क्या, पॉजिटिव बातें, कॉन्स मींस नेगेटिव बातें, आर डिस्कस, डिस्कस के बाद वो टॉपिक डाल दो, किस टॉपिक के बारे में, आप उसके प्रोसेस, जैसे मैंने मोबाइल फोन कहा, अबाउट द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स इन यंगर जनरेशन, कि यंगर जनरेशन में मोबाइल फोन के यूज के बारे में जो हमारे पास यहां पर बैलेंस्ड व्यू दिए गए हैं, यानी पॉजिटिव बातें भी कही गई हैं और नेगेटिव बातें भी कही गई हैं। द आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड सजेस्ट दैट, यहां पर जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, यानी प्लस और माइनस वाले पॉइंट्स जो दिए गए हैं, वो प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेड सजेस्ट, वो हमें सजेस्ट करते हैं कि, उसके बाद आप अपना टॉपिक बता सकते हैं। द पैसेज रेजेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट, ये जो पैसेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट मुख्य प्रश्न जो हमारे सामने रखता है, किसके बारे में, वो टॉपिक डाल दो। द ऑथर एम्फेसाइजेस दैट, जो ऑथर है वो जोर डालता है या वो बहुत ज्यादा क्लियर करता है, क्या क्लियर करता है, वो टॉपिक आगे डाल दो। इसके बाद कुछ की लाइंस है हमारे पास हमारे लिटरेरी पैसेजेस के लिए। लिटरेरी पैसेजेस क्योंकि ज्यादातर लिटरेचर से, साहित्य से रिलेटेड है, इसलिए हम इन लाइनों को यूज कर सकते हैं। द टोन ऑफ द पैसेज सजेस्ट दैट ए सेंस ऑफ, जो टोन ऑफ द पैसेज है वो सजेस्ट करती है, वो समझाती है, टोन मींस लिखने का तरीका, कि वो हमें क्या समझाता है। सेंस ऑफ क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस है, सेंस ऑफ कमांड, सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ कुछ भी हो सकता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ भी आप वर्ड यहां ऐड करके आगे रीजन बता सकते हो कि आपने पैसेज के किस पार्ट से ये इंफेयर किया है। द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज रिवॉल्व्स अराउंड, जो सेंट्रल आइडिया है इस पैसेज का, रिवॉल्व्स अराउंड, वो घूमता है किस टॉपिक के अराउंड, वो टॉपिक यहां डाल दोगे कि मेन टॉपिक क्या था उस पैसेज का। द कैरेक्टर्स इमोशंस, कैरेक्टर के इमोशन, यानी ये लिटरेरी पैसेज है तो उसमें कोई कैरेक्टर भी होगा, कोई पर्सन होगा या कोई उसका कोई भी जो उसका मेल कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, वो वहां पर होगा। जो कैरेक्टर्स इमोशन है, यानी उस कैरेक्टर के जो इमोशंस है, भावनाएं जो है, कैन बी अंडरस्टूड, समझी जा सकती हैं फ्रॉम द लाइन, किस लाइन से आपको उसकी भावनाएं या उसके इमोशंस या उसकी फीलिंग्स का पता चल रहा है, वो लाइन आप यहां पर डाल दोगे पैसेज में से। द इमेजरी यूज बाय द राइटर, इमेजरी वर्ड हम बहुत बार कर चुके हैं। इमेजरी मींस जब कल्पना शक्ति हमारी बहुत दूर तक जाती है, यानी हम कल्पना करते हैं कि वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, जब हम किसी चीज को इमेजिन करते हैं, तो इमेजरी यूज बाय द राइटर, राइटर ने जो यहां पर इमेजिनेशंस यूज की हैं, क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट बाय, वो क्रिएट करती हैं यानी पैदा करती हैं एक बहुत जबरदस्त प्रभाव बाय क्या, आगे अपना टॉपिक बता दो कि किस चीज का प्रभाव आपके ऊपर पैदा होता है और किस टॉपिक से होता है। द पोएट कन्वेज द मैसेज दैट, आप पोएट के बारे में कह सकते हो कि पोएट अपना मैसेज कन्वे करता है, देता है, स्ट्रांगली देता है, दैट कि क्या मैसेज है, वो मैसेज आप डाल सकते हो। तो इस तरह से आपके ये वो है, आपके वो पैसेजेस हैं। इसके बाद है, आपको अगर रीडिंग सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आप क्या करें, जो आपको प्रिकॉशंस लेनी है वो ये है, रीड एक्टिवली एंड फोकस ऑन द कीवर्ड्स। आप एक तो बहुत ही अलर्ट होकर के पैराग्राफ को पढ़े, पढ़ते वक्त
आप जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर जरूर फोकस करें और हो सके तो उनको अंडरलाइन कर दें पेंसिल से, नॉट विद पेन। लुक फॉर हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ इन द पैसेज। पैसेज में कौन, कब, कहां, कैसे, किस लिए, इन सब के आंसर अगर आपको गिवन है उनको भी हल्का हल्का अंडरलाइन करते जाओ। डोंट एज्यूम आंसर्स। आंसर अपनी तरफ से एज्यूम नहीं करनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों की आती है वो यही आती है एनालिटिकल पैराग्राफ में और इसमें, कि बच्चे अपनी तरफ से एज्यूम करके डाल देते हैं। नो, नॉट एट ऑल। आपको अपनी तरफ से एज्यूम करके कुछ नहीं डालना है, सिर्फ वो ही लिखना है जो पैसेज के अंदर दिया गया है, ताकि आपको टीचर पूरे नंबर दे। जहां आपने अपनी तरफ से एज्यूम करके कुछ डाल दिया एनालिटिकल पैराग्राफ में या कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में, वही टीचर आपके नंबर काट लेगा। बेस देम ऑन द पैसेज कंटेंट। ये किस पे बेस्ड होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पैसेज में गिवन कंटेंट्स के ऊपर होना चाहिए। आपको अपनी श्याणपंथी नहीं डालनी है इसमें। बच्चे बहुत श्याणे बन जाते हैं, मैं अपने से भी लिखा है ये चीज, अरे लिख तो आया, पैसेज में भी तो होनी चाहिए या एनालिटिकल पैराग्राफ में भी तो होनी चाहिए, वरना टीचर नंबर नहीं देगा। फॉर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, अगर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको सेम मीनिंग वाला फाइंड करना होता है, अपोजिट मीनिंग का फाइंड करना होता है या कुछ भी ऐसा, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस में अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड। आप वो वर्ड जहां यूज हुआ है पैसेज में, वहां उस लाइन को बार बार पढ़ो, तो आपको उसका उस कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड का क्या मीनिंग है वो समझ आ जाएगा। तो आप उसका अपोजिट या सेम मीनिंग, साइनोनियम या एंटोनियम जो है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। मैनेज टाइम एफिशिएंटली। आप टाइम का भी ध्यान रख के चलो। बच्चे पैसेज पढ़ते रहते हैं, आधा पौना घंटा पैसेज में ही खत्म। अरे 3 घंटे का तुम्हारा पेपर है, उसमें से तुमने आधा पौना घंटा पेपर पैसेज पढ़ने में लगा दिया, तो बाकी पेपर कब करोगे? अपने टाइम के ऊपर पक्का ध्यान रख करके चलो कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट जरूर देखना है, क्योंकि आपको रीडिंग का टाइम पेपर से पहले मिल चुका होगा 15 मिनट, पैसेज तो आप तभी पढ़ लो, सो दैट कि आपका वो टाइम सेव हो सके। तो आपको टाइम जो है इफेक्टिवली या एफिशिएंटली मैनेज करना है। डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन ए सिंगल क्वेश्चन। एक सिंगल क्वेश्चन के ऊपर अगर किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो कोर्स को छोड़ दो, उस पर गोला मार दो उस क्वेश्चन के ऊपर पेंसिल से, या कुछ भी लिख दो उसके ऊपर कि अभी अटेम्प्ट नहीं हुआ है, उसको बाद में देख लेना। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दो और आपका बाकी पेपर का टाइम सारा का सारा खराब हो जाए। तो इसीलिए मैनेज टाइम एफिशिएंटली। आप टाइम को ढंग से जो है वो जरूर मैनेज करो। तो ये हमारा रीडिंग और राइटिंग सेक्शन जो है वो एक साथ कंप्लीट होता है। ये हमारा चल रहा है रॉकेट रिवीजन। रॉकेट रिवीजन के अगले पार्ट में हम करने जा रहे हैं, हम आपको रॉकेट रिवीजन, आज शाम तक आपके पास रॉकेट रिवीजन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाएगा, लिटरेचर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे पॉइंट वाइज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने पूरा कोर्स रिवाइज कर लिया है वो भी उन क्वेश्चंस में से जरूर गो थ्रू कर ले, उनको कल के लिए हेल्प मिल जाएगी, उनका फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन हो जाएगा। और जिन बच्चों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है, मैं उनको 100% गारंटी देता हूं कि जो क्वेश्चन हम इसमें रिवीजन वाले में डालेंगे, हमारे रॉकेट रिवीजन में जो क्वेश्चन हम डालने वाले हैं, उन क्वेश्चन में से आपका 80 to 90% पेपर आएगा ही आएगा। दैट इज माई श्योरिटी टू यू। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रॉकेट रिवीजन के।